28 साल का अर्जुन अपनी चमचमाती मर्सिडीज के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे हुए है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। सिर्फ 2 साल पहले वो अपने शहर का सबसे कम उम्र का सबसे चर्चित स्टार्टअप फाउंडर था। मैगजीन में उसकी फोटो छपती थी, रिश्तेदार उसकी मिसालें देते थे और कॉलेज के लड़के उसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन आज उसकी कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। जिन दोस्तों के साथ उसने शुरुआत की थी वो उसे छोड़कर जा चुके हैं और उस पर इन्वेस्टर्स का करोड़ों का कर्ज है। कार में बैठे बैठे उसने अपनी किस्मत को कोसा। उसने मार्केट की मंदी को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन उसे यह नहीं पता था, और शायद वो कभी मानना भी नहीं चाहेगा, कि उसकी इस बर्बादी के पीछे ना तो कोई मार्केट क्रैश था, ना ही किस्मत की कोई खराब चाल। उसकी बर्बादी की पटकथा ठीक उसी दिन लिख दी गई थी जब पहली बड़ी फंडिंग मिलने के बाद उसने अपने पुराने मेंटर का फोन उठाना बंद कर दिया था। जब उसने अपने को फाउंडर से कहा था, तुम्हें कुछ नहीं पता, इस कंपनी का विजन मेरा है और अब मैं ही सब तय करूंगा। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। अर्जुन की यह कहानी हम में से उस हर इंसान की कहानी है जो थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा पैसा या कोई अच्छी पोजीशन मिलते ही खुद को दुनिया से अलग और सुपीरियर समझने लगता है। याद कीजिए, जब हम किसी एग्जाम में टॉप करते हैं, जब बॉस पहली बार मीटिंग में हमारी तारीफ करता है, या जब आपने लिंक्डइन पर अपनी नई जॉब का टाइटल अपडेट किया और सैकड़ों लाइक्स आ गए, तो उस वक्त हमारे अंदर एक ऐसा धीमा और मीठा झर घुलने लगता है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। हमें लगने लगता है कि हम स्पेशल हैं। हमें लगने लगता है कि अब हमें किसी की सुनने की या कुछ नया सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने टैलेंट को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 99% लोग जिनके पास गजब का टैलेंट होता है, जो शुरुआत में बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो अचानक बीच रास्ते में ही औंधे मुंह क्यों गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग एक दो बार सफल होने के बाद जिंदगी भर सिर्फ अपनी पुरानी सफलताओं के ही गुणगान गाते रह जाते हैं और आगे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इस सवाल का जवाब इतिहास के सबसे अमीर, सबसे टैलेंटेड और सबसे पागलपन से भरे एक इंसान की कहानी में छिपा है। और यह सच इतना कड़वा है कि शायद आज आपको इसमें अपना ही अक्स देखकर डर लग जाए। कल्पना कीजिए 1920 के दशक के एक ऐसे इंसान की जिसके पास महज 18 साल की उम्र में ही इतनी दौलत और पावर आ गई थी कि वो आधी दुनिया खरीद सकता था। उसका नाम था हॉवर्ड ह्यूजेस। बाहर से देखने पर हावर्ड एक परफेक्ट इंसान था। वो एक जीनियस पायलट था, हॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाता था और उसने अपनी खुद की एविएशन कंपनी खड़ी कर दी थी। लेकिन अगर आप उस चमक दमक वाले पर्दे को हटाकर उसके जीवन के अंतिम पलों को देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान अपने आखिरी दिनों में एक अंधेरे कमरे में एक सफेद कुर्सी पर नंगा बैठा रहता था। उसने नहाना छोड़ दिया था। वो अपनी ही गंदगी के बीच रहता और अपने एम्प्लॉयज को अजीबोगरीब पागलों वाले मेमो लिखवाता रहता था। हावर्ड ह्यूजेस के बायोग्राफर्स बताते हैं कि वो एक अजीबोगरीब दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ उसका जीनियस दिमाग करोड़ों रुपए बचाने की स्ट्रेटेजी बनाता और ठीक उसी वक्त उसका घमंड और पागलपन उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता जो सब कुछ तबाह कर देते। उसने अपने पिता की बनाई हुई कंपनी के पैसों को पानी की तरह बहा दिया। उसने एक ऐसा विशाल हवाई जहाज स्प्रूस गूज बनवाया जिसे बनाने में सालों लगे, करोड़ों डॉलर फूंके गए और वो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार केवल 1 मील के लिए उड़ा। वो एक हाथ से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और दूसरे हाथ से अपनी ही नाव में छेद कर रहा था। हावर्ड ह्यूजेस को किसी कॉम्पिटिटर ने बर्बाद नहीं किया था, उसे किसी बीमारी ने नहीं मारा था। उसे मारा था उस एक अदृश्य दुश्मन ने जो इस वक्त इसी सेकंड आपके और मेरे दिमाग में भी बैठा हुआ है और चुपचाप हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। आज हम इसी खतरनाक दुश्मन का पर्दाफाश करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन और आपकी सोच को जड़ से हिला देने वाली किताब, रायन हॉलिडे की मास्टरपीस ईगो इज द एनिमी के जरिए। यह किताब आपको एक ऐसा आईना दिखाएगी जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हम अक्सर ईगो को आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ लेने की भूल करते हैं। हमें लगता है कि अगर दुनिया में बड़ा बनना है तो थोड़ा घमंड, थोड़ा एटीट्यूड और दिखावा तो होना ही चाहिए। लेकिन आगे हम जानेंगे कि कैसे बड़ा सोचने,
और दुनिया को दिखाने की ये बीमारी सबसे पहले हमारे ही टैलेंट की हत्या करती है। हम यह भी जानेंगे कि सफलता मिलने के बाद वो कौन सी एक खौफनाक गलती है जो हमारे पतन का कारण बनती है। जब हम कोई नया काम शुरू करने का फैसला करते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी हो, तो हम सबसे पहले तुरंत अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर एक स्टेटस अपडेट कर देते हैं। नई शुरुआत, एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। और फिर शुरू होता है लाइक्स और कमेंट्स का खेल। 50 लोग हमें बधाई देते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, बिना एक भी दिन पसीना बहाए, बिना एक भी असली चुनौती का सामना किए। हमारा दिमाग उस सफलता की खुशी को महसूस करने लगता है। हमें लगने लगता है कि हमने सच में कुछ उखाड़ लिया है। यहीं से ईगो हमारे अंदर अपनी जड़ें जमाना शुरू करता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में दूसरों से बातें करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक उपलब्धि मान लेता है और काम करने की हमारी असली ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमारे समाज में एक बहुत ही खतरनाक और झूठी सलाह बहुत मशहूर है, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक सफल ना हो जाओ तब तक सफल होने का दिखावा करो। लेकिन वास्तविकता में यह दिखावा हमारे अंदर की सच्चाई को मार देता है। एक और बड़ा झूठ जो हमें बचपन से बेचा जाता है वो है अपने पैशन को फॉलो करो। इंटरनेट और मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें चीख चीख कर बताते हैं कि अगर आपके अंदर पैशन है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। पैशन अक्सर हमारे ईगो का ही एक रूप होता है। यह सिर्फ एक खोखला जोश होता है जिसमें अंधापन होता है और यह हमें हकीकत से बहुत दूर ले जाता है। जब एक 22 साल का लड़का किसी कंपनी में अपनी पहली जॉब पाता है या जब किसी का पहला छोटा सा बिजनेस चल पड़ता है तो ईगो तुरंत उसके कानों में फुसफुसाता है, तुम सबसे अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हें अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इस शुरुआती घमंड की वजह से हम उन लोगों से कटना शुरू कर देते हैं जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया था। हम अपनी कमियों पर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हम परफेक्ट हो चुके हैं। असल में समस्या यह है कि हम सफलता के बाहरी दिखावे को ही असली सफलता मान लेते हैं। एक बड़ा टाइटल, एक महंगी गाड़ी, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, ये सब मेहनत के बाद मिलने वाले इनाम हैं, मेहनत का विकल्प नहीं। लेकिन हमारा ईगो हमें उस दिखावे की दुनिया का ऐसा चस्का लगा देता है कि हम अपनी जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगते हैं। हम कुछ करने की बजाय बस कुछ दिखने की रेस में शामिल हो जाते हैं। हम अपनी कमियों को सुधारने के बजाय उन्हें सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ने लगते हैं। इसलिए अच्छे खासे टैलेंटेड लोग जो शुरुआत में बहुत तेज दौड़ते हैं वो बहुत जल्दी थक कर गिर जाते हैं, क्योंकि दिखावे की इस रेस में इंसान एक न एक दिन अपनी ही सांसों से हार जाता है। लेकिन अगर दिखावा करना और हर जगह अपनी बढ़ाई करना गलत है तो फिर आगे बढ़ने का सही और ठोस रास्ता क्या है? जब दुनिया शोर मचा रही हो तो खामोशी से अपना मुकाम कैसे हासिल किया जाए? यहीं पर एक ऐसा ऐतिहासिक नियम सामने आता है जो आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगा। एक ऐसा रास्ता जहां आपको अपने आप से एक बहुत ही तीखा सवाल पूछना होगा। एक ऐसा सवाल जो तय करेगा कि आप इतिहास रचेंगे या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगे। आइए एक ऐसे इंसान की कहानी से शुरुआत करते हैं जिसे इतिहास के सबसे महान फाइटर पायलट और स्ट्रेटेजिस्ट में से एक माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने उसका नाम तक नहीं सुना होगा। उनका नाम था जॉन बॉयड। जॉन बॉयड ने आधुनिक युद्ध का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया था। F-15 और F-16 जैसे शानदार फाइटर जेट्स उनके ही दिमाग की उपज थे। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उनके पास ना तो कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था, ना ही उनके नाम पर किसी मिलिट्री बेस का नाम पड़ा, और उनका रैंक भी सिर्फ एक कर्नल तक ही सीमित रह गया था। उन्हें कभी वो बड़ा प्रमोशन नहीं मिला जिसके वो असल में हकदार थे। क्या यह उनकी हार थी? नहीं, यह उनका अपना चुना हुआ रास्ता था। जॉन बॉयड अपने पास आने वाले हर युवा और होनहार ऑफिसर को एक कमरे में बुलाते थे और एक बहुत ही गहरी बात कहते थे। वो कहते थे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक दोराहा आएगा और तब तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहते हो। अगर तुम पहले रास्ते पर जाते हो तो तुम कुछ बन सकते हो। तुम्हें क्लब की मेंबरशिप मिलेगी, बड़े बड़े प्रमोशन मिलेंगे और लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें समझौते करने होंगे, अपनी बातों से मुकरना होगा। तभी बॉयड अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहते, या फिर तुम दूसरा रास्ता चुन सकते हो। इस रास्ते पर चलकर तुम कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसा
जो असल में बदलाव लाए। हो सकता है तुम्हें यहां कोई बड़ा टाइटल ना मिले, बॉस तुम्हारी तारीफ ना करे, लेकिन तुम्हें खुद से कभी नजरें नहीं चुरानी पड़ेंगी। तुम्हारी जिंदगी का काम असल में कोई फर्क पैदा करेगा। इसके बाद बॉयड उस युवा से पूछते थे, तुम क्या चुनोगे, टू बी और टू डू? कुछ बनना है या कुछ करना है? रुकिए और अपने आसपास देखिए। हमारे समाज में बचपन से ही हमसे क्या पूछा जाता है, बेटा बड़े होकर क्या बनना है। कोई हमसे यह नहीं पूछता कि बड़े होकर क्या करना है। और यहीं से हमारे दिमाग में ईगो का वो बीज बो दिया जाता है जो पूरी जिंदगी हमें नचाता है। हम काम से ज्यादा उस काम के लेबल के दीवाने हो जाते हैं। अपना लिंक्डइन या इंस्टाग्राम खोलकर देखिए। आजकल 22 साल के लड़कों ने अपने नाम के आगे सीईओ, फाउंडर या विजनरी लिखा हुआ है। हम कॉरपोरेट में उस वाइस प्रेसिडेंट के टाइटल के लिए अपनों का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। हम एक ऐसी झूठी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक स्टार्टअप फाउंडर इस बात से ज्यादा खुश होता है कि उसकी फोटो किसी मैगजीन में छपी है, बजाय इसके कि उसका प्रोडक्ट असल में किसी की जिंदगी बदल रहा है। यह कुछ बनने की वो अंधी दौड़ है जहां ईगो हमें अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। जब आप टू बी चुनते हैं तो आप दिखावे के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जब आप टू डू चुनते हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस काम पर होता है जो असल में मायने रखता है। पर सवाल यह है कि इस दिखावे की दुनिया में हम अपना काम शांति से कैसे करें? जब हर कोई क्रेडिट लेने के लिए लड़ रहा है तो हम आगे कैसे बढ़ें? यहीं पर इतिहास के सबसे ताकतवर और गुप्त तरीकों में से एक सामने आता है, जिसे कैनवस स्ट्रैटेजी कहते हैं। पुराने रोमन साम्राज्य में एक कॉन्सेप्ट होता था, एंटिएम्बुलो। इसका मतलब होता था रास्ता साफ करने वाला। रोमन समाज में जो गरीब लेकिन टैलेंटेड आर्टिस्ट या विचारक होते थे, वो किसी अमीर और ताकतवर इंसान के एंटिएम्बुलो बन जाते थे। वो उस अमीर इंसान के आगे आगे चलते थे, उसके लिए रास्ता बनाते थे, उसकी परेशानियां सुलझाते थे, ताकि वो ताकतवर इंसान अपना काम आसानी से कर सके। बदले में उन्हें खाना, सुरक्षा और काम करने का मौका मिलता था। सुनने में यह किसी की गुलामी या चापलूसी जैसा लग सकता है। हम में से ज्यादातर लोगों का ईगो तुरंत चीख कर कहेगा, मैं किसी और के लिए रास्ता क्यों साफ करूं, मैं तो खुद इतना टैलेंटेड हूं। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आज के युवा करते हैं। नेहा की ही कहानी सुनिए। 23 साल की नेहा ने अभी अभी एक बहुत ही महंगे कॉलेज से एमबीए किया है। उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है, लेकिन जब उसका बॉस उसे कोई बेसिक रिसर्च का काम देता है या कोई पुरानी स्प्रेडशीट ठीक करने को कहता है तो नेहा का ईगो हर्ट हो जाता है। मैं इतनी क्वालिफाइड हूं, मैं ये छोटे मोटे काम क्यों करूं, मुझे तो कंपनी की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वो चिड़चिड़ी हो जाती है, हर काम में नुक्स निकालती है और बहुत जल्दी कंपनी में सबकी नजरों से गिर जाती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब हम किसी नई जगह पर होते हैं तो हम उतने भी होशियार नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। आपकी डिग्री आपको तजुर्बा नहीं दे सकती। इसलिए कैनवस स्ट्रेटजी आपसे कहती है, दूसरों के लिए वो कैनवस बनो जिस पर वो अपनी पेंटिंग बना सकें। अगर आप सच में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने बॉस या अपने सीनियर्स का काम आसान बनाइए। वो काम ढूंढिए जो कोई और नहीं करना चाहता और उसे बिना किसी शिकायत के पूरा कर दीजिए। अपने बॉस को ऐसे आइडियाज दीजिए जिनका क्रेडिट वो खुद ले सके। जी हां, आपने सही सुना। उन्हें अपना आइडिया चुराने दीजिए, उन्हें क्रेडिट ले लेने दीजिए। क्रेडिट के लिए लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों की सफलता का रास्ता साफ कर रहे होते हैं तो असल में आप अपने ही आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे होते हैं। अमेरिका के सबसे महान फुटबॉल कोच माने जाने वाले बिल बेलिचिक ने अपना करियर एक ऐसी नौकरी से शुरू किया था जिसके लिए उन्हें पैसे तक नहीं मिलते थे। उनका काम था सिर्फ विरोधी टीमों के पुराने मैच की वीडियो टेप देखना और उनका विश्लेषण करना। एक ऐसा उबाऊ काम जो कोई और कोच नहीं करना चाहता था। उन्होंने हजारों घंटे उस अंधेरे कमरे में टेप्स देखकर बिताए। उनके आइडियाज का सारा क्रेडिट बड़े कोच ले जाते थे, लेकिन बिल ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप कैनवस बने रहे और उसी उबाऊ काम ने उनके दिमाग को इतना तेज बना दिया कि आगे चलकर उन्होंने इतिहास रच दिया। जो इंसान रास्ता साफ करता है असल में वही तय करता है कि रास्ता किस दिशा में जाएगा। आपका ईगो शांत रहता है, आप बिना किसी दबाव के चुपचाप सब कुछ सीख रहे होते हैं। आप कंपनी में इरिप्लेसेबल यानी सबसे जरूरी इंसान बन जाते हैं। इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट जैसी बकवास बातों पर यकीन करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े गोल पोस्ट करने से कुछ नहीं होता।
बातें करना बहुत आसान है। यह आपके दिमाग को झूठी तसल्ली देता है कि आपने कुछ कर लिया है। शांत रहिए, अपना सिर नीचे झुकाइए और काम कीजिए। जो लोग असल में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, उनके पास दुनिया को यह बताने का वक्त ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब आपकी ये खामोश मेहनत सच में रंग लाती है, जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, जब आपके पास वो कुर्सी, वो पावर और वो पैसा आ जाता है जिसके लिए आपने रात दिन एक किया था। सफलता का नशा कैसा होता है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने उसे पहली बार चखा हो। जब सालों की खामोश मेहनत के बाद आपके हाथ में वो पहली बड़ी जीत आती है, जब आपके बैंक अकाउंट में पहली बार आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा झलकता है, या जब आपका कोई प्रोजेक्ट रातों रात हिट हो जाता है, तो हमारे अंदर एक बहुत ही मीठा लेकिन बेहद जानलेवा जहर घुलने लगता है। मशहूर बास्केटबॉल कोच पैट राइली इसे द डिजीज ऑफ मी, यानी मैं की बीमारी कहते हैं। राइली कहते हैं कि जब कोई इंसान या कोई टीम शुरुआत करती है तो वो दौर इनोसेंट क्लाइंब, यानी मासूमियत का होता है। उस वक्त सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब एक साथ मिलकर लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही पहली बड़ी जीत मिलती है, जैसे ही अखबारों में नाम छपता है या समाज में रुतबा बढ़ता है, वो मासूमियत खत्म हो जाती है। अचानक से हर इंसान को लगने लगता है कि ये जीत सिर्फ मेरी वजह से मिली है। अपने आसपास देखिए, 29 साल का रोहन, जिसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी। शुरू के 2 साल उन्होंने रात दिन एक कर दिया। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा नेशनल क्लाइंट मिल गया। एजेंसी चल पड़ी, पैसे आने लगे। लेकिन सफलता आते ही रोहन बदल गया। उसने सबसे पहले ईएमआई पर एक चमचमाती लग्जरी कार निकाल ली ताकि वो अपने रिश्तेदारों को दिखा सके। अब वो ऑफिस में अपने दोस्तों और एम्प्लॉयज से इस तरह बात करता है जैसे वो कोई राजा हो। वो हर जगह कहता फिरता है, मेरी वजह से ये कंपनी खड़ी है, मेरा विजन सबसे अलग है। रोहन को लगता है कि वो सुपीरियर है और अब उस पर कोई नियम लागू नहीं होते। यही है वो मैं की बीमारी, जो आपके टैलेंट को दीमक की तरह खा जाती है। ईगो हमेशा आपसे चीख चीख कर कहता है कि आप स्पेशल हैं और सारा क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप सच में इतिहास रचना चाहते हैं तो आपको इस बीमारी का एंटीडोट, यानी इसका इलाज सीखना होगा। और यह इलाज हमें मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महान लेकिन सबसे शांत जनरल जॉर्ज सी मार्शल की जिंदगी से। जॉर्ज मार्शल कोई आम इंसान नहीं थे। वो अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे। जिस वक्त दूसरे बड़े बड़े जनरल्स जैसे डगलस मैकार्थर अखबारों की हेडलाइंस में बने रहने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, मार्शल बिल्कुल शांत थे। मार्शल ने कभी कोई डायरी नहीं लिखी, क्योंकि उन्हें लगता था कि डायरी लिखने से इंसान परफॉर्म करने लगता है और अपने ही ईगो का शिकार हो जाता है। लेकिन मार्शल की महानता की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब डी डे का ऐतिहासिक दिन करीब आया। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला होने वाला था। जो भी इस हमले का नेतृत्व करता, उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मार्शल को बुलाकर कहा कि यह जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप चाहें तो यह कमान संभाल सकते हैं। एक आम इंसान का ईगो इस मौके पर खुशी से उछल पड़ता। हाँ, मुझे कमान चाहिए, मुझे हीरो बनना है। लेकिन मार्शल ने राष्ट्रपति की आंखों में देखकर कहा, फैसला आपका है मिस्टर प्रेसिडेंट। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो इस काम के लिए और देश के लिए सबसे सही हो वही कीजिए। अंततः वो ऐतिहासिक कमान ड्वाइट आइजनहावर को दी गई। इस निस्वार्थ भाव की गहराई को महसूस कीजिए। मार्शल ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ी शोहरत अपने हाथ से जाने दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका काम हेडलाइंस में आना नहीं, बल्कि पीछे रहकर युद्ध की असली रणनीति बनाना है। ईगो को हमेशा बाहरी तालियों, यानी वैलिडेशन की जरूरत होती है। वो अंदर से खोखला होता है। लेकिन एक सच्चा आत्मविश्वासी इंसान शांति से अपना काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम ही उसकी पहचान है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपके पास पैसा, पावर या शोहरत आ जाए, तो खुद को इस मैं की बीमारी से कैसे बचाएं? कैसे इस ईगो को जमीन पर पटक कर रखें? इसका सिर्फ एक ही व्यावहारिक तरीका है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, हमेशा एक छात्र बने रहें, हमेशा सीखते रहें। इस बात को गहराई से समझने के लिए 1980 के दशक की दुनिया में चलते हैं।
संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आ रहा था। अमेरिका के एक 20 साल के लड़के कर्क हैमेट को अचानक एक फोन आता है। उसे अंडरग्राउंड रॉक की दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए बैंड मेटेलिका में लीड गिटारिस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता मिलता है। यह किसी भी म्यूजिशियन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। वो बैंड रातों रात दुनिया भर में छाने वाला था। सोचिए, अगर आज हमारे देश में किसी 20-22 साल के लड़के को किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में लीड रोल मिल जाए या उसके स्टार्टअप को करोड़ों की फंडिंग मिल जाए, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपनी कॉलर खड़ी करेगा, हवा में उड़ने लगेगा और उसे लगेगा कि अब तो मुझे सब आ गया है, मैं तो स्टार हूं। लेकिन किर्क हैमेट ने ऐसा नहीं किया। दुनिया के सबसे मशहूर बैंड का हिस्सा बनने के बावजूद उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी कला में अभी बहुत सी कमियां हैं। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने वापस जाकर एक गिटार टीचर की तलाश की। जी हां, एक ग्लोबल रॉकस्टार बनने के सफर पर खड़ा लड़का जो स्टेडियम्स में लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला था, वो जो सैट्रियानी नाम के एक टीचर के पास गिटार के बेसिक्स सीखने गया। सैट्रियानी कोई आसान टीचर नहीं थे, वो बहुत सख्त थे। अगर हैमेट ने अपना होमवर्क नहीं किया होता तो वो उसे क्लास से बाहर निकाल देते। लेकिन हैमेट ने अपना ईगो दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था। वो हर हफ्ते जाता, अपनी गलतियों पर डांट सुनता और खुद को बेहतर बनाता। और इसी स्टूडेंट माइंडसेट ने किर्क हैमेट को दुनिया के सबसे महान गिटारिस्ट्स में से एक बना दिया। जब आप खुद को हमेशा एक छात्र मानते हैं तो आपका ईगो अपने आप कुचल जाता है, क्योंकि एक छात्र को यह मानना ही पड़ता है कि उसके टीचर को या किसी और इंसान को उससे ज्यादा ज्ञान है। मार्शल आर्ट्स के चैंपियन फ्रैंक शामाक इसका एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा प्लस, माइनस और इक्वल का नियम अपनाओ। यानी हर इंसान के जीवन में एक प्लस होना चाहिए, कोई ऐसा मेंटर या टीचर जो आपसे बहुत बेहतर हो, जिससे आप हमेशा सीख सकें। एक माइनस होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो आपसे अनुभव में कम हो, जिसे आप अपना ज्ञान सिखा सकें। क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपका अपना बेस मजबूत होता है। और एक इक्वल होना चाहिए, कोई ऐसा दोस्त या कॉम्पिटिटर जो बिल्कुल आपके बराबर का हो, जो आपको हर दिन चुनौती दे सके और आपको कभी रिलैक्स ना होने दे। हम मिडिल क्लास लोग अक्सर एक गलती करते हैं। जैसे ही हमें एक अच्छी डिग्री मिल जाती है या ऑफिस में एक केबिन मिल जाता है, हम किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं। हम फीडबैक लेना बंद कर देते हैं। अगर कोई हमारी गलती बताता है तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं कि यह मुझे सिखाएगा। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, जिस इंसान को लगता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है, उसे कुछ भी नया सिखाना नामुमकिन है। इसलिए आज से अपनी सफलताओं की कहानी दुनिया को सुनाना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने फील्ड के मास्टर बन गए हैं, तो एक ऐसी किताब उठाइए जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। जानबूझकर खुद को ऐसे कमरों में बिठाइए जहां आप सबसे कम ज्ञानी इंसान हो। वो जो डिस्कंफर्ट आपको महसूस होगी ना, वही आपके ईगो का इलाज है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि जिंदगी कभी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। चाहे आप कितने भी शांत क्यों ना हो जाएं, चाहे आप अपना ईगो कितना भी कंट्रोल कर लें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जिंदगी आपको जमीन पर पटक देगी। एक ऐसा दिन जब आपका सारा गुरूर, आपकी सारी मेहनत और आपका पूरा बना बनाया महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसे फाइट क्लब मोमेंट कहा जाता है। हॉलीवुड की उस मशहूर फिल्म की तरह, जब रातों रात उस इंसान का पूरा घर जलकर खाक हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता। हमारी असल जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं। कोई ऐसा बिजनेस जो अचानक दिवालिया हो जाए, कोई ऐसा एग्जाम जिसकी आप सालों से तैयारी कर रहे हो और आप फेल हो जाएं, या फिर वो जॉब जिससे आपको अचानक बिना किसी गलती के निकाल दिया जाए। जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन जब हम इस गहरे गड्ढे में गिरते हैं, तब हमारा ईगो हमारे साथ क्या करता है। विक्रम की कहानी सुनिए। विक्रम एक शानदार आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। ईएमआई पर घर लिया था। शादी को बस 1 साल हुआ था और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर ग्लोबल मंदी आई और कंपनी ने एक ही झटके में विक्रम समेत सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया। विक्रम टूट गया, लेकिन दुख से ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था। उसका ईगो उसे बार बार याद दिला रहा था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इतनी मेहनत की थी। कंपनी वाले धोखेबाज हैं। अगले 6 महीने तक विक्रम घर पर बैठा रहा।
वो दिन भर सोशल मीडिया पर भड़ास निकालता, अपने दोस्तों को फोन करके बॉस की बुराइयां करता और अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर छिड़कर लड़ता रहता। उसने कोई नई स्किल नहीं सीखी, किसी नई कंपनी में इंटरव्यू देने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसका पूरा दिन सिर्फ यह साबित करने में निकल जाता था कि गलती उसकी नहीं, किस्मत और सिस्टम की है। विक्रम के लिए ये 6 महीने पूरी तरह से डेड टाइम बन चुके थे। यहां पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है, जिसे अगर आज आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई भी हार आपको नहीं तोड़ पाएगी। मशहूर विचारक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हम फेल होते हैं, तो हमारे सामने 2 तरह का वक्त होता है। एक होता है डेड टाइम, यानी वो वक्त जब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, दुनिया को कोसते हैं और खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित मान लेते हैं। हमारा ईगो हमें एक खोल में बंद कर देता है और हम अपनी कमियों का सामना करने से भागते हैं। और दूसरा होता है अलाइव टाइम, यानी वो वक्त जब आप उस दर्द को, उस हार को एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहते हैं, ठीक है मैं हार गया, लेकिन अब मैं इस खाली समय का इस्तेमाल खुद को पहले से 10 गुना बेहतर बनाने में करूंगा। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें 1946 के अमेरिका में चलना होगा, जहां एक 21 साल का लड़का जेल की एक अंधेरी कोठरी में बंद था। उसका नाम था डीट्रॉइट रेड। वो कोई शरीफ इंसान नहीं था। वो सड़कों पर ड्रग्स बेचता था, चोरी करता था और एक खूंखार गैंग चलाता था। जब उसे हथियारों के साथ पकड़ा गया तो कोर्ट ने उसे सीधे 10 साल की सजा सुना दी। सोचिए, 21 साल की उम्र और 10 साल के लिए जेल। एक आम इंसान या तो जेल की सलाखों के पीछे पागल हो जाता या फिर बाहर निकलकर एक और भी बड़ा क्रिमिनल बनने की प्लानिंग करता। डेट्रॉइट रेड के पास भी अपने ईगो को पालने का पूरा मौका था। वो कह सकता था कि सिस्टम ने उसके साथ नाइंसाफी की है। वो जेल में बैठकर अपने 10 साल को डेड टाइम बना सकता था, लेकिन उसने अलाइव टाइम को चुना। उसने जेल की लाइब्रेरी से एक डिक्शनरी निकाली और पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक एक एक शब्द को अपने हाथों से कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र। जो भी किताब उसके हाथ लगती वो उसे पी जाता। उसने जेल को अपना कॉलेज बना लिया। उसने बाद में कहा था कि उन सलाखों के पीछे महीनों बीत जाते थे और उसे याद भी नहीं रहता था कि वो एक कैदी है, क्योंकि दिमागी तौर पर वो दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन चुका था। जब वो 10 साल बाद उस जेल से बाहर निकला तो वो डेट्रॉइट रेड नाम का कोई मामूली गुंडा नहीं था। वो बनकर निकला था मैल्कम एक्स, दुनिया के सबसे महान और ताकतवर नेताओं में से एक। वैसे तो मैल्कम एक्स को भारत में उतना नहीं जाना जाता, लेकिन अमेरिका में उन्हें अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक महान सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है, बिल्कुल हमारे यहां महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर की तरह। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने पढ़ाई किस कॉलेज से की है, तो उनका जवाब सिर्फ एक शब्द का था, किताबें। यही होता है ईगो को मारकर अलाइव टाइम चुनने का नतीजा। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरे वक्त में हमें मोटिवेशन की जरूरत है। नहीं, बुरे वक्त में हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, सच का सामना करने की हिम्मत। जब आपका दिल टूटता है, जब आप किसी बिजनेस में लाखों का नुकसान उठाते हैं, तो ईगो सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता है। तुम बेचारे हो, सबने तुम्हारे साथ बुरा किया। ईगो हमें उन गलतियों को देखने से रोकता है जो हमने खुद की थीं। वो हमें उस दर्द से कुछ भी नया सीखने नहीं देता। याद रखिए, दुनिया हर इंसान को तोड़ती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन जो लोग उस टूटी हुई जगह से खुद को जोड़ना सीख जाते हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जो लोग अपना ईगो नहीं छोड़ पाते, वो उसी टूटी हुई हालत में सड़ते रहते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट गए थे, तो उनका ईगो कह रहा था कि मैं कैसे अपने ही लोगों से लड़ूं, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा काम अपना कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता छोड़ो, यानी अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ अपना काम करो। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने ईगो को छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हर असंभव चीज संभव हो जाती है। अगर आप इस वक्त किसी जेल में हैं, चाहे वो कोई ऐसी जॉब हो जहां आपको मजा नहीं आ रहा, चाहे वो एक लंबा ब्रेकअप हो, कोई बीमारी हो या फिर पैसों की तंगी हो, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप विक्रम की तरह इस वक्त को
डेड टाइम बना रहे हैं? क्या आप सिर्फ दूसरों को दोष दे रहे हैं, या फिर आप मैल्कम एक्स की तरह इसे अलाइव टाइम में बदल सकते हैं? क्या आप आज इसी वक्त उस अंधेरे कमरे में बैठकर एक नई किताब खोल सकते हैं, एक नई स्किल सीख सकते हैं, अपने गुस्से को, अपने डिप्रेशन को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना सकते हैं? हारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस हार के बाद आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। कठोर चीजें सिर्फ कठोर चीजों से ही टूटती हैं। आपके ईगो को तोड़ने के लिए जिंदगी को आपको यह जोरदार तमाचा मारना ही पड़ता है। इस तमाचे को एक आशीर्वाद मानिए, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी असली पहचान, आपकी असली ताकत बाहर आएगी। हमारी जिंदगी मुख्य रूप से इन्हीं 3 पड़ावों के आसपास घूमती है। पहला, जब हम कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। दूसरा, जब हमें सफलता मिल जाती है। और तीसरा, जब हम किसी कारण से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अपनी इस भाग दौड़ भरी, तनाव से भरी मिडिल क्लास जिंदगी में हम इस गहरी फिलॉसफी को कैसे उतारें? कैसे हम अपने अंदर बैठे इस ईगो को कंट्रोल करें? चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से डिकोड करते हैं। अगर आप अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपना कोई छोटा सा बिजनेस सेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपने बड़े बड़े गोल्स का ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। फेक इट टिल यू मेक इट के धोखे से बाहर निकलिए। खामोशी से अपना सिर नीचे झुकाइए और काम कीजिए। अपने ऑफिस में कैनवस स्ट्रैटेजी को अपनाइए। अपने बॉस, अपने सीनियर्स या अपनी टीम के लिए वो रास्ता बनिए जिस पर चलकर वो अपना काम बेहतर कर सकें। क्रेडिट के लिए मत लड़िए। जब आप बिना किसी घमंड के दूसरों का काम आसान करते हैं, तो आपका ईगो शांत रहता और आप चुपचाप वो सब कुछ सीख जाते हैं जो कोई महंगी डिग्री आपको नहीं सिखा सकती। और जब आपकी ये खामोश मेहनत सच में रंग लाए, जब आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए, या आपको वो केबिन मिल जाए जिसके आपने सपने देखे थे, तब बहुत सावधान हो जाइए। सफलता मिलते ही भूलकर भी हार्वर्ड ह्यूजेस वाले उस पागलपन और घमंड का शिकार मत होना। सफलता मिलने के बाद खुद को दुनिया से अलग और सुपीरियर मत समझना। हमेशा एक छात्र बने रहना। खुद को जानबूझकर ऐसी जगहों पर, ऐसे मेंटर्स के बीच ले जाना जहां आपको एहसास हो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं की बीमारी से खुद को बचा कर रखना, क्योंकि यही वो दिमागी बीमारी है जो अच्छे अच्छे टैलेंट को आसमान से जमीन पर ला पटकती है। लेकिन अगर सब कुछ सही करने के बाद भी जिंदगी आपको अचानक कोई पटखनी दे दे, मान लीजिए आपकी जॉब चली जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, या आपका कोई बेहद करीबी आपको धोखा दे दे, तो उस बुरे वक्त को डेड टाइम मत बनने देना। दुनिया को दोष देने, लोगों से लड़ने या अपनी किस्मत पर रोने के बजाय उसे अलाइव टाइम में बदलना। मैल्कम एक्स की तरह उस दर्द को, उस अकेलेपन को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेना। नई किताबें पढ़ना, नई स्किल्स सीखना और खुद को पहले से 10 गुना मजबूत करके बाहर निकालना। इन तीनों ही पड़ावों पर आपका दिमाग शांत रहे, इसके लिए आपको बस एक काम करना है, अपना खुद का इनर स्कोर कार्ड बनाना। हम अक्सर अपनी सफलता को दूसरों की तालियों से, पड़ोसियों के तानों से या बॉस के अप्रूवल से नापते हैं। लेकिन जो इंसान सच में महान होता है, वो दुनिया की तालियों का मोहताज नहीं होता। जब आप रात को सोने जाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या आज मैंने अपना 100% दिया? क्या मैंने अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी रखी? अगर आपके अंदर से जवाब हां आता है, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया ने आपको उसका क्रेडिट दिया या नहीं। याद है वीडियो की शुरुआत में हमने अर्जुन की कहानी सुनी थी, जो अपनी मर्सिडीज में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था और रो रहा था। अगर अर्जुन ने शुरुआत में ही अपने ईगो को पहचान लिया होता, अगर उसने सफलता मिलने के बाद अपने को फाउंडर की बात सुनना बंद न किया होता और खुद को एक छात्र बनाए रखा होता, तो आज वो उस अंधेरे में ना होता। ये सब सुनने और समझने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यही वो इकलौता रास्ता है जो आपको अंदर से पूरी तरह आजाद करता है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत बड़े बन गए हैं या आपकी परेशानियां दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियां हैं, तो किसी रात अपने घर की छत पर जाकर खुले आसमान के तारों को ध्यान से देखिए, या किसी ऐसी पुरानी ऐतिहासिक जगह पर जाइए जहां कभी किसी बेहद ताकतवर राजा का महल हुआ करता था और जो आज सिर्फ मिट्टी और खंडहर बन चुका है। हम आम इंसान अक्सर अपनी ईएमआई, अपने जॉब टाइटल, ऑफिस की छोटी मोटी पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के चंद लाइक्स को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं।
हम दिन रात इस बात पर लड़ते हैं कि हमें काम का क्रेडिट क्यों नहीं मिला या हमारी तारीफ क्यों नहीं हुई। लेकिन उस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी हैसियत एक धूल के कण से भी छोटी है। हमारा ईगो हमें इस गहरी सच्चाई से दूर रखता है। वो हमें समझाता है कि दुनिया सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमती है, जबकि असलियत में हम सिर्फ इस लंबी इंसानी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जब आप इस विशालता को गहराई से महसूस करते हैं तो आपका घमंड, आपकी झूठी शान और आपका हर डर अपने आप टूट कर बिखर जाता है। एक अजीब सी शांति आपके अंदर उतरने लगती है। तो इस सफर को खत्म करने से पहले आज खुद से एक बहुत ही गहरा और कड़वा सवाल पूछिए। क्या आप सिर्फ दुनिया की तालियों के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए एक झूठी जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर शांति से, बिना किसी दिखावे के, सच में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो इस दुनिया में कोई असली बदलाव ला सके? अगर आप इस दिखावे के जहर से बचना चाहते हैं, अपने अंदर बैठे इस खतरनाक दुश्मन को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हैं और उस खामोश ताकत को अपनाना चाहते हैं जो इतिहास के सबसे महान लोगों के पास थी, तो मेरी आपको यह व्यक्तिगत सलाह है कि आप रायन हॉलिडे की मास्टरपीस ईगो इज द एनिमी जरूर पढ़ें। यह किताब सिर्फ कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी ही सच्चाइयों से रूबरू कराकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर कोई चिंगारी जगाई हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, भाइयों और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जो शायद अपनी ही बनाई हुई किसी मानसिक जेल में फंसे हुए हैं। उन्हें एहसास दिलाएं कि खामोशी और विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही गहरी और सोच बदल देने वाली बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर किसी ऑफिस, किसी कॉम्पिटिटर या समाज में नहीं, आपके अंदर बैठा है। उसे हराइए और अपनी असली आजादी हासिल कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।